इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट एवं यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है और हमें आगामी परीक्षा के लिए कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यदि आपने पुराने क्लास को पुराने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1600 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये पीईटी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पहले से दिया जा चुका है और हमें क्या दे दिया गया है, एचसीएफ भी दिया जा चुका है। हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये गुणनफल दिया हुआ है 1600, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1600 इज इक्वल टू हमसे ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम हम यहीं पे ऐसे लिख देते हैं, गुणे एचसीएफ की वैल्यू हमारी दी गई है कितनी, 5। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 1 16 5 दूना 10, तो ये 320 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। आप सिंपली जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक, ये क्लियर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर मान लीजिए चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, 10 भुज, 20 भुज इस तरीके से अगर दे देता है, उनके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस प्रकार का कि n-2 इंटू कितना 180। अब बताइए, चार अगर इसके कोई भी बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस फार्मूले पे अप्लाई करें, अगर त्रिभुज है तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हो गया 3 - 2 गुणे 180। ये इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, गुणे 180, यानी कि ये त्रिभुज पे सेटिस्फाइड हो रहा है। इसी प्रकार के ये चतुर्भुज पे अगर इसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 - 2 गुणे 180, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और गुणे कितना 180। इसका मतलब क्या हो गया, 18 दूनी 36, 360। ये हम जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आप पंचभुज, खठभुज, जितने भी भुजाओं के अगर अंतःकोणों के योग की बात करेगा तो हम इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वृत्त दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है, यानी कि इस वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। ये कह रहा है बराबर है किसके, इस भुजा का परिमाप क्या होता है, ये परिमाप का मतलब चारों ओर का मेजरमेंट। तो ये हो गया भुजा कितनी बार, 4 बार, ये हो गया, यानी कि 4 गुणे क्या हो गया भुजा, यानी कि ए मान लिया हमने। तो ये हो गया हमारा क्लियर। आगे क्या दे रहा है कि तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना होगा, 2 दूना 4 और ये हो गया a की वैल्यू कितनी हो गई, πr/2। ये क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले कौन सा है, पहले वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr²। और फिर कह रहा वर्ग का क्या क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वर्ग यही है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा भुजा गुणे भुजा, भुजा हमने ए मान रखा है तो ए गुणे ए हो जाएगा। अब आप हमको बता दीजिए, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो पाई आर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, भुजा यानी कि ए की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और यही चीज़ 2 बार है पाई आर बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक, और पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4 और नीचे क्या बचा, पाई। तो यही हमारा रेशियो बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/पाई। लेकिन पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई में आंसर नहीं आ रहा है, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू पुट है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 कितनी बार, 11 बार, तो 2 सते 14 और बटे 11, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 14/11। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि x और y दो बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक क्या है, h है, बताइए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये कह सकते हैं कि बहुत सम्मानजनक क्वेश्चन है, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है कि यदि x और y दो बीजीय व्यंजक हैं, तो यानी कि हमारे पास पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। ये इस प्रकार का हमने मान लिया। अब इसमें दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्तक कितना है, h। अगर हम यहाँ से मान लें कि HCF कितना है, h है, तो हम जानते हैं कि अगर HCF कुछ भी दिया रहता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या उसी के मल्टीपल में होती है। क्यों? क्योंकि HCF जो होता है उससे पूरी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, और ऐसा तभी संभव होगा जब वो संख्या उस HCF के मल्टीपल में हो। तो ये जो हो जाएगा h और इंटू कोई संख्या हमने मान लिया a, या y का क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या b मान लिया। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, और HCF हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि x प्लस माइनस y का HCF ज्ञात कीजिए, बताइए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना होगा, x और फिर प्लस y का HCF, और क्या ज्ञात करना होगा, x माइनस y का HCF ज्ञात करना होगा। तो x प्लस y क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा h के साथ a प्लस b हो जाएगा, जोड़ेंगे जब h a को और h b को, तो h के साथ a प्लस b, और x माइनस y का क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो h के साथ a माइनस b हो जाएगा। क्लियर? अरे ऐसे ही भाई, जब जोड़ेंगे तो एच ए प्लस एच बी होगा, और h हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी। इसी प्रकार से जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो उसको छोड़िए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, HCF, बताइए। इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है, वही कॉमन संख्या जो क्या होती है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए संख्याओं से। तो ये h से डिवाइड हो जाएगी और ये भी h से डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF बराबर h किसका, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि x प्लस माइनस y का HCF क्या हो जाएगा, h। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर C। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z तथा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तब ज्ञात करना है आपको 1/x प्लस 1/z। अब इस प्रकार के अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको वैल्यू को के बराबर मान लेते हैं। अब अगर इसको के बराबर मान लिया तो ये क्या हो गया, a की पावर x इज इक्वल टू के। क्लियर? या इसी a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर कितना, 1/x। इसी प्रकार से जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, b की पावर y इज इक्वल टू के, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y। क्लियर? ऐसे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की पावर z इज इक्वल टू के, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर कितना, 1/z। अब ये अगर इतना हो गया तो आप हमको बताइए, ये क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब इतना दिया हुआ है, इसी पे वैल्यू क्या करने हैं,
पुट कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है b की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/y और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, k की पावर है 1/x और c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z। अब यहाँ से आप ये जान लीजिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं कब, जब आधार समान होता है। तो ये इधर की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी और यहाँ आ जाएगा 1/x और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/z और यहाँ पे k की पावर ये हो जाएगा 2/y। अब आप बताइए, ये भी k की पावर है, ये भी k की पावर है, इसका मतलब और इक्वलिटी का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये जो पावर्स हैं ये दोनों बराबर होंगी, तभी ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप हमको बताइए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यही ना पूछ रहा है 1/x प्लस 1/z, यही तो पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 2/y। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक वृत्त एवं एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो ये हो गया हमारा समान, ये वृत्त है हमारा और ये क्या है वर्ग है। अब आप हमको बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया πr² इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा का स्क्वायर। अब बताइए हमको कि उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से अगर a की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, सॉरी a इधर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a के फॉर्म में ही आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं इसका रूट कर देते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू। अब हमको बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात। अब बताइए पहले वृत्त है और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr अपान इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, यही चीज़ भुजाओं को क्या करना है चारों तरफ से जोड़ लेना है। तो भुजाएं अगर a हैं तो इसको 4 बार जोड़ेंगे तो ये 4a हो जाएगी। क्लियर। अब बताइए आप वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए 2πr में कुछ नहीं बदलना है, ये 2πr ही रहेगा अपान 4a है तो 4 में भी कुछ नहीं बदलना है, लेकिन a की वैल्यू आपको दी गई है कितना √πr। इसको अगर निकालेंगे तो ये r बाहर आ जाएगा, यहाँ √π हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं r इंटू √π। तो ये हमारा क्या हो जाएगा r और r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4। आंसर किसके फॉर्म में दे रहा है पाई के फॉर्म में दे रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा पाई, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं √π इंटू √π और अपान जो है हमारा 2√π पहले से है। तो ये एक √π कैंसिल हुआ और यहाँ पे बच गया √π अपान कितना 2 और यही हमारा रेशियो हो जाएगा कितना √π/2। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार से एक क्षैतिज रेखा में 10 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण क्या होता है 60 से बदलकर 30 हो जाता है। यानी कि एक पेड़ है कहीं पे खड़ा हुआ है इस प्रकार से और इसका उसी ज़मीन पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण पहले से कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। लेकिन फिर ये कह रहा है कि 10 मीटर आगे जाने पर यहाँ से उस स्थान से कितना 10 मीटर आगे गया, यानी कि इतनी दूर चलने के बाद कह रहा है कि उसका वैल्यू बदलकर 60 से क्या हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। तो ये फिगर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। ठीक। अब आप हमको बताइए इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है कि h की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हमें पहले ये वैल्यू फाइंड हो जाए। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम tan 60 रखेंगे क्योंकि tan में क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा
इसकी वैल्यू अगर हम x अभी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा tan कितना 60 डिग्री, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब है हमारा h और ये है हमारा आधार है x, और हमें इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 60 का मान √3 और h की वैल्यू यहीं पड़ी रहने दीजिए, x यहाँ पे है, x को यहाँ उठा के लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h, और ये जो है अपान √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर आके डिवाइड। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, h अपान √3। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए आपको फाइंड क्या करना है कि इस h की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम फाइंड करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये 30 ही तो है, तो ये अगर tan 30 हो गया तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है, h है, कितना है, h दिया हुआ है, और बटे आधार कितना है 10, और फिर साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस h अपान √3। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर h की वैल्यू आ जाएगी। इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू, अब बताइए ये √3 क्या है, नीचे है, इसको जो है ऊपर लेके चले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा h √3 अपान, अब ये जब नीचे ले गए हैं तो ये 10 के साथ 10 √3 यानी कि हर जब बराबर करेंगे तो ये प्लस h हो जाएगा। बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा 10 √3 और प्लस क्या है, h है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h √3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3h। अब बताइए 3h इधर है और 1h इधर है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू इधर 10 √3 पहले से पड़ा हुआ है। अब हमको बताइए 2 कितनी बार, 5 बार, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 √3, ये h की वैल्यू हो गई 5 √3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 √3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2APQ इज इक्वल टू इतना। अब बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखने में APQ है लेकिन कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा a + b के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। बताइए 2 है ये और a है, यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है, q है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताइए p² प्लस q² प्लस 2pq। क्लियर। आगे माइनस में है, आपको बस यहाँ पे जो मेन चीज़ ध्यान देना है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही रखिए, तो ये हो जाएगा p² प्लस q² और माइनस 2pq। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा इधर पहले से पड़ा हुआ 2APQ इज इक्वल टू इधर क्या है, p² प्लस q² और प्लस 2pq। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये है माइनस p² माइनस q² और प्लस 2pq। इसमें आप जानते हैं कि ब्रैकेट ओपन जब होता है तो ये क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब इसको जो है जब सॉल्व करिएगा तो देखिए p² प्लस में, p² माइनस में, q² प्लस में, q² माइनस में, 2pq इधर है, 2pq इधर है, ये मिला के हो जाएगा 4pq, और यहाँ पे ऑलरेडी 2APQ दिया हुआ है इज इक्वल टू 4pq। अब आप हमको बताइए 2 कितनी बार, 2 बार, p कैंसिल, q कैंसिल। क्लियर। यहाँ पे बचा a इज इक्वल टू इधर बचा 2, a की वैल्यू कितनी, 2, वही तो हमसे पूछ रहा है a की वैल्यू क्या है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1/x इज इक्वल टू 5, x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर। बताइए, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 × 25 और माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 23। सही आंसर हो जाएगा 23। कैसे आया ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए x + 1/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5।
इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर डालिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब है 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2ab का मतलब क्या हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सॉल्व करिए इसको, एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये यहाँ पे बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको फाइंड क्या करना था बताइए। अरे भाई फाइंड भी यही करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 25 यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, और ये जो 2 प्लस में है उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 23। सही आंसर कौन सा हो गया बताइए, ये 23। और इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप ऐसे भी 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु के कर में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। आगे क्या कह रहा है, उसका उपभोग 8% क्या हो गया, बढ़ गया। फिर इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, बताइए ये टोटल राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में जब हमने बताया है आपको कि 2 चीज़ें अगर तीसरी चीज़ पर निर्भर करें तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम दोनों चीज़ों का क्या करते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100% अगर कर लेंगे तो जिस चीज़ पे निर्भर करती है उसके प्रतिशत में कमी या वृद्धि फाइंड हो जाएगी। हालांकि इस फार्मूले को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्या कर रहा है 10% की कमी का मतलब माइनस में 10%, फिर अगले स्टेप में क्या कह रहा है 8% की वृद्धि, यानी कि वृद्धि मतलब प्लस में वृद्धि हो गई 8। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस प्लस का गुणा करना है तो ये माइनस हो जाएगा, और 10 और 8 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 10 8 80 और बटे 100 हो जाएगा। यही आपकी प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका -10 और +8 मिलके कितना हो गया -2, और यहाँ पे माइनस 0 और 0 कैंसिल, 8 को 10 से भाग दोगे 0.8, तो ये टोटल सही आंसर हो जाएगा -2.8। क्यों, क्योंकि 2 और 8 एक दूसरे से जुड़ जाएगा और दोनों माइनस का सिंबल है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा आंसर माइनस का लगेगा साइन, और ये सही आंसर हो गया 2.8। किसमें कमी का मतलब बी ऑप्शन, माइनस का मतलब क्या होता है माइनस डिनोटेड कमी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, औसत ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, जितने भी पद हैं उनको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं पदों का योग, बटे कितने पद हैं 1 2 3 4 पद हैं तो बटे पदों की संख्या, यानी कि फार्मूला हमारा बनता है क्या, तो ये हमारा यहाँ से सिंपल सा फार्मूला बन गया। अब पदों का योग का मतलब कितने पद हैं, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो यानी कि पदों की संख्या 6 हो जाएगी, और ये पद जो हैं इनको जोड़ लेते हैं तो पदों का योग करेंगे, n पहला पद n+1 दूसरा पद n+2 तीसरा पद और n+3 चौथा पद, और फिर नेक्स्ट में n+4 चौथा पांचवा पद, और n+5 कौन सा छठवां पद, इसको जोड़ लेते हैं और ये अपान में क्या हो जाएगा पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पदों की संख्या। सॉल्व कर लीजिए इसको, बताइए ये है 1n 2n 3n 4n 5n 6n, यहाँ हो गया कितना 6n, प्लस ये 1 गिनती और 2 मिला के 3 और 3 मिला के 6, 4 मिला के 10 और 5 मिला के 15, ये हो गया बटे 6। और इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 2n+5 बटे कितना 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, हमारा सही आंसर हो जाएगा 2n+5/2। लेकिन इसमें क्या है ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, हालांकि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ऑप्शन आ रहा हुआ है, देखिए क्या आ रहा है। इसी को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक बार 2n के बटे 2 और एक बार 5 के बटे 2, तो ये हो गया 2n/2 प्लस 5/2। इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 और 2 कट गया, बचा n+5/2। सही आंसर क्या हो गया n+5/2।
2, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √3 पावर 5 इंटू 9 पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर n इंटू 3 और √3 में क्या करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। बताइए, सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपल सा एक सूत्री कार्यक्रम ये कर लेना है कि सब को क्या करना है, √3 की पावर में ले आना है, या जो 3 की पावर में बने उसको 3 की पावर में कर लेना है। तो ये यहाँ से हो गया √3 की पावर कितना है, 5 है, तो रहने दीजिए, इनटू इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 पहले से है, और इक्वल टू 3 की पावर n यहाँ है, इनटू 3 इंटू √3 यहाँ पे है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि √3 या कोई भी रूट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर कितना है, 1/2 है, या इस प्रकार से कर्णी 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3। हालांकि यहाँ 2 लिखा होता है, पता नहीं होता, हमको दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टूड होता है। तो इस प्रकार से इसकी पावर 1/2 होती है, इसकी पावर 1/3। अगर या 3 की बजाय 4 हो गया या 5 हो गया, जो भी हो जाता है तो उसकी बटे 1 बचे हो जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे ये 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको √3 को 1/2 लिख सकते हैं, और ये पावर कितना है, 5 है ही पहले से। क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा 3 की पावर 4 पहले बन चुका है, अगले स्टेप में 3 की पावर n बन चुका है, और इंटू 3 पहले से है, और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 हो गया है। अब आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको एक स्टेप और लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 5/2, और फिर इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पहले से है और 1/2 ये है। ठीक, तो इसको चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया क्लियर। अब बताइए हमको क्या करना है कि इसकी पावर को जोड़ लेना। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। बताइए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, बताइए, 5/2 पहले से है, प्लस यहाँ पे कितना है, 4 है, और इधर जो है 3 की पावर 1 और 1/2, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 2 1 2 1 3/2। लेकिन ये क्या होगा, इधर इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर n, क्योंकि n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/2, और इसमें से 3/2 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, 2/2 यानी कि 1 आएगा, और 1 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 5। तो 3 की पावर 5 इधर हो गया और 3 की पावर n इधर हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर बेस बराबर है और बीच में इक्वलिटी का साइन है तो इसका क्या होगा, पावर भी बराबर होगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 5। सही आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण कितना हो, 45 डिग्री हो, और वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 28 सेंटीमीटर हो। अब बताइए, यही है कि एक ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 45 डिग्री, और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बताइए, एकदम सिंपल सा है। अगर कोई इस प्रकार का एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री का, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केंद्रीय कोण कितना है, 45 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे चाप की लंबाई, यानी कि इस वाले चाप की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आप हमको सिंपल सा ये बताइए कि अगर चाप ये पूरा रहता है, यानी कि ये क्या रहता है, परिधि, क्या रहता है, परिधि, तो अगर चाप पूरा रहता है, यानी कि अगर 360 डिग्री की बात करते हैं तो इस चाप की लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है, यही तो होती है। तो बताइए, अगर 360 डिग्री 2πr के बराबर है तो 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr बटे कितना, 360 और गुणे कितना, 45। इसको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है, 28। तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू वैल्यू पाई में नहीं दे रही तो पाई की भी वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, 22 और बटे 7 हो जाएगा, गुणे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आर कितनी है, 28, और फिर थीटा का मतलब 45 डिग्री यहाँ पे पहले से है, और यहाँ पे 360 नीचे पहले से बचा हुआ है। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 एक बार, और 45 कितनी बार, 8 बार, और ये हो जाएगा कितना, 7 चौक 28 और 4 दूना 8, ये
कैंसिल हो गया। और ये हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, 22 ही तो बचा हुआ है। ये हमारा 22 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको आप देख लीजिए, क्या कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है 2 पाई r थीटा अपान 360। कैसे आया ये आपको ऊपर दिखा दिया गया है, ये देखिए आपको पूरा एक्सप्लेन से दिखा दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कितना है, 1144 और 13 है, और उन संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब बताइए पहली संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या एक संख्या कितनी है 104, ये हो गई। और हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो ये दूसरी संख्या हो गई इज इक्वल टू LCM दिया हुआ है कितना 1144, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इनटू HCF कितनी है 13। इसको ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 13 कितनी बार 8 बार, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 एक के 8 3 11, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 143, ये वैल्यू कितनी आ गई 143। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ABC और D एक वृत्त के बिंदु है, यानी कि वृत्त पर कहीं पर ऐसे BC और D पड़े हुए हैं। क्या कह रहा है कि जिसका केंद्र O है। अब आगे कह रहा है कि जीवाएं AC और BD, जीवा AC है और क्या है BD है, ये दो जीवाएं हैं। कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि अंदर एक दूसरे को ई पर काटती हैं, यानी कि ये जो कट रही हैं ये कहाँ पे कट कर रही हैं, ई पॉइंट पर कट कर रही हैं। आगे हमसे कह रहा है कि AB और CD रेखांकित की गई हैं, यानी कि ये AB को मिला दिया गया है और CD को क्या किया गया है, मिला दिया गया है। क्लियर। अब आगे जो स्थिति बन रही है वो क्या बन रही है कि कोण BAE इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि कोण BAE इज इक्वल टू कितना है, ये 40 डिग्री। ये कितना है 40 डिग्री। अब बताइए ये हो गया 40 डिग्री। आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि दिया हुआ है कि ACD इज इक्वल टू 100 डिग्री। A है, C है, D है, यानी कि इस वाली वैल्यू पूछ रहा है कितना दिया है 100 डिग्री। ठीक, ये हो गया 100। अब आप हमको बताइए कि BEC का मान क्या होगा, यानी कि BEC ये इस एंगल की बात कर रहा है। अब आप हमको बता दीजिए सिंपल सा कि अगर ये वैल्यू 40 डिग्री है तो ये कितनी होगी, ये भी 40 ही होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के एक ही चाप पर अगर कोण बन रहा है, वो वृत्त के किसी भी स्थान पर बने केंद्र को छोड़ करके, तो वो क्या होता है, समान होता है। अगली स्थिति क्या दे रहा है कि ये अगर आपका हो गया 40 और ये 40 हो गया है और ये कितना है 100 है, तो 100 और 40 मिलके 140, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये भी तो 40 ही हो जाएगा। अब बताइए अगर ये इतना एंगल 40 हो गया तो ये पूरी एक सरल रेखा ही तो है। अगर ये इतनी 40 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, तो ये इतना हो जाएगा कितना, अरे भाई 180 में से 40 घटा लीजिए, 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास भी अटेंड करते रहिए। आपको हर एक दिन क्लास और एक दिन प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आप बेफिक्र होकर बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।